नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के बाद देश की हालत क्या हो सकती है। 2023 में चीन को पछाड़कर भारत का स्थान पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या के मामले में सबसे विशालकाय जनसंख्या वाला देश के नाम हो जाएगा। क्या इस बात की चिंता है किसी को, या फिर बढ़ती जनसंख्या पर बयानबाजी चलती रहेगी, सियासत होती रहेगी? और ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जनसंख्या की चिंता किसी को नहीं है, बल्कि राजनीति की चिंता ज़्यादा हो रही है। तभी सीएम योगी की तरफ से जो चिंता जाहिर की गई, दरअसल उस पर बयान के बाद बयान आने लगे। किसी ने कहा कि अल्लाह की मर्जी है, किसी ने कहा कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जनसंख्या ना बढ़े, इस चीज़ का वो ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। किसी ने कहा कि हिंदू मुसलमान में से बांटने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क की समस्या है। दरअसल इतनी बयानबाजी की ज़रूरत क्यों है? क्या इससे पहले जनसंख्या कानून को लागू करने की ज़रूरत नहीं है? अगर जनसंख्या कानून को सख्ती से न भी सही, अगर जागरूकता बढ़ा करके, अवेयरनेस फैला करके जनसंख्या कानून को लागू कर दिया जाए, तो फिर ना तो जाति और ना मजहब के नाम पर जनसंख्या पर किसी को राजनीति करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बीजेपी के ऊपर अगर ये आरोप लग रहे हैं कि जनसंख्या जैसे मसले पर बीजेपी राजनीति करना चाहती है, तो बाकी पार्टियों के नेता भी तो यही कर रहे हैं। वो भी तो बयानबाजी कर रहे हैं, और उनके बयानों से कई लोगों को अजीब तरह की बू आती है कि क्या इस तरह के बयान के पीछे की साजिश क्या है, राजनीति क्या है, सियासत क्या है। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। और इसके लिए कई पार्टियों के मेहमान, प्रवक्ता, नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो, उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें, तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें। ये वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद। इस जो गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है, तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतज़ाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं की है उन्होंने, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का, प्रदेश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा मुसलमानों पर है। जनसंख्या सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने में सभी लोगों के शामिल हैं उसमें। इसके लिए कोई ऐसा कानून लाया जाए जो सबको, जो कानून में सबके लोग भी राय लें,
हर धर्म के धर्मगुरुओं से, हर पार्टी के नेतागणों से राय मशवरा करें। सही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जितनी पार्टी उतनी तरह की बयानबाजी, उतने तरह की बात सामने आ रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन दरअसल जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। देश के हालात बिगड़ सकते हैं विस्फोटक की स्थिति में अगर जनसंख्या पहुंच गई तो। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि 2023 में अगले साल चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर आ जाएगा जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के मामले में। तो क्या विशाल जनसंख्या के बोझ को देश का संसाधन सहने के लिए तैयार है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका सभी को जवाब चाहिए। बाकी बयानबाजी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियों तक सीमित रखें तो शायद जनता इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस वक्त हैं, आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी के। कैप्टन साहब स्वागत है आपका। नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। नवीन दुबे जी स्वागत है। कैप्टन साहब के पास मैं आ रहा हूँ। कैप्टन साहब, सीएम योगी की तरफ जो बयान दिया गया, वो बयान क्या चुभने लायक बयान था? क्या ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था? या फिर इस बात की चिंता, हालांकि चिंता उन्होंने जाहिर भी की किस तरह से जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाता, दिक्कतें बढ़ती हैं, देश पर जनसंख्या बोझ की तरह लगने लगती है। इसके बावजूद उनके उस बयान को, जहां पर एक लाइन उन्होंने ऐड किया उसमें कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग, एक खास वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा हो जाए तो उससे दिक्कतें बढ़ जाती है। क्यों चुभ रहा है लोगों को ये बयान, ये बताइए सर। बिल्कुल लोग हैं जिन्होंने अपना इस समुदाय को वोट में कैसे बोली और सत्ता भी यही है कि जनसंख्या होने से ज्यादा बढ़ी है। जो देश का बंटवारा हुआ था तो इसकी आपकी आवाज़ कैप्टन साहब सही नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो में दिक्कत है। मैं एक बार फिर से कोशिश करें, तब तक मैं आता हूं दोबारा आपके पास। हमारे साथ नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन दुबे जी, एक बात बताएं, क्या ज़रूरी है कि अगर सीएम योगी की तरफ से कोई बयान दिया गया तो जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में बयान दिया जाना चाहिए था? ना कि कोई कह रहा है कि अल्लाह की मर्जी है और फलां ढिकान, बहुत सारी बातें। ये क्या जाहिर करता है कि आप लोग भी सीरियस नहीं हैं बढ़ती जनसंख्या को लेकर? समाजवादी अप्रोच है ना, कह तो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हम लोग हैं, लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए समाजवादी अप्रोच आप लोग का कहीं दिखता नहीं है। नवीन दुबे जी, सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आता हूँ। सबसे बड़ी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी आ रही है, बोलिए सर। मैं ही कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज समाजवादी पार्टी ने एक ही बात कही है कि आप योगी जी ने जो बयान दिया है, पहले तो वो ये स्पष्ट कर दें भारत में मूल्यवासी कौन है। उनके बयान में ये वर्ड आया है, ठीक है जी। दूसरा आया है कि एक वर्ग, वो वर्ग कौन सा है जरा स्पेसिफाई कर दें। आप जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपके लिए प्रदेश की आवाम समान होती है, वो प्रधानमंत्री के लिए भी प्रदेश की आवाम समान होती है, कहीं कोई अंतर नहीं होता है। और आप इस तरीके की विवादित चीजों को बोलकर साबित क्या करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज आती है कि 5 साल उत्तर प्रदेश में आपने जनसंख्या नियंत्रण पर क्या इनिशिएटिव लिए, कौन कौन सी कार्रवाइयां की हैं, कौन सी योजनाएं आप लेकर आए हैं जिसकी प्रचार प्रसार कायदे से हुआ हो और जनता ने उसको स्वीकार किया हो। आपकी पार्टी के लोगों ने नहीं, पूरे प्रदेश की बात करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की सरकार में मोदी जी बैठे हुए, क्या मोदी जी कोई इस तरीके की योजना 8 साल में लेके आ पाए इस देश के अंदर जो जनसंख्या नियंत्रित हो जाए? ये कल जनसंख्या दिवस पर तो ये चीज एकदम से विस्फोटक रूप में नहीं आई है, विगत 8 वर्षों से चल रही है। आपको मालूम होगा 1 मिनट के अंदर भारत में 25 बच्चे जन्म लेते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार का कोई नैतिक दायित्व बनता है या नहीं बनता है? सरकार का दायित्व बनता है आप लोगों को एजुकेट करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी लिविंग के बारे में समझाएं। मजदूर वर्ग जो है बहुत अशिक्षित है, उनके पास सुविधाएं नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती, क्योंकि उनके पास समझ की कमी है। अब वो अवेयरनेस क्रिएट कौन करेगा? विपक्ष करेगा क्या?
सरकार का दायित्व, सरकार को उस तरीके की योजनाएं लानी चाहिए, तमाम गैर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठनों को आगे लाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो एनजीओ पर भी सवाल उठा देते हैं, गौरक्षकों को गुंडा बोल देते हैं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, और यही कारण है कि ये देश दिनों दिन गर्त में जा रहा है। चाहे आप किसी भी विषय पर ले लीजिए, जनसंख्या का आप एक विषय ले रहे हैं, आप बेरोजगारी को ले लीजिए, आप महंगाई को ले लीजिए, आप कानून व्यवस्था को ले लीजिए, आप विवादित बयानों को ले लीजिए, आप जहरीली तो आप लोग क्यों देते हैं नवीन दुबे जी? नवीन दुबे जी, अगर आप लोगों को, एक मिनट सुनिए, अगर आप लोगों को इतनी चिंता है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, बढ़ती जनसंख्या बोझ बन जाएगी एक समय के बाद, 2023 में क्या भारत की स्थिति होने वाली, अगर इन सब चीज़ों की चिंता आप लोगों को है, तो आप लोग अपने नेताओं को थोड़ा सा ये क्यों नहीं कहते कि थोड़ा संभल कर बयानबाजी करो? ये बयानबाजी करने वाली चीज़ नहीं है, इस पर संजीदा से बात करने की ज़रूरत है। बर्क साहब ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, गलत बयान दे दिया, बता दीजिए। अखिलेश यादव ने ही दिया है। अखिलेश यादव तो आपको देख के आना चाहिए ना बयान क्या दिया। बर्क साहब का बयान क्या है, नहीं देखा आपने? नहीं देखा। हसन साहब का बयान नहीं देखा। चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पढ़ के आया कीजिए ना भाई दुबे जी, ऐसे थोड़े बैठ जाओगे तो काम चल जाएगा आपका। स्वीकार कीजिए इस बात को, क्या मुख्यमंत्री का बयान विवादित है, नफरत फैलाने वाला है। मैं स्वीकार करने वाला कौन होता है? मैं अखिलेश यादव के बयान को भी स्वीकार नहीं कर सकता, ना सीएम योगी के बयान को स्वीकार, मैं कोई नहीं होता स्वीकार करने वाला। लेकिन आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। कैप्टन साहब के पास फिर से आऊंगा, कैप्टन साहब के पास फिर से मैं आऊंगा। कैप्टन साहब एक बात बताएं, क्यों चुभ रही है लोगों को सीएम योगी का बयान? बिल्कुल गौरी शंकर जी, जिस तरह से देश में जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो देश के जो संसाधन है वो जो है कितने भी आप सरकार कोशिश कर ले, वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, और जनसंख्या इतनी गति से बढ़ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से लोगों ने वोट बैंक बना के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बताया सिर्फ वोट बैंक के लिए, ये हमारा वोट बैंक है, और आज हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कम से कम मान के चले आप 12 से 15 करोड़ हमारे यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा हुआ है, और इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि इनको हम बाहर निकालेंगे, तो यही लोग जो है ना विरोध में आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक देखते हैं। इन्होंने जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो ये विरोध करते हैं, कोई सख्त कानून की बात करते हैं तो ये विरोध करते हैं, क्योंकि इनका ये वोट बैंक है। आप देखिए, मैं आपको बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि हिंदू महिलाएं बहुत ही समझदार हैं। कोई भी, मैं कह रहा हूं, कोई सिंगल महिला ऐसी नहीं होगी कि जिसने 3 बच्चे की प्लानिंग करी, एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसने 3 बच्चे की। ये मैं 10 साल के बाद की बात बता रहा हूँ, पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। पुराना समय जो था वो बात अलग है, मगर आज के 10 साल के बाद ऐसा कोई महिला नहीं है। सब पढ़ी लिखी है और सब अच्छी तरह से अपना फ्यूचर समझती है, और वो जानती है कि अगर हमारे पास 2 बच्चे होंगे, हम अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अच्छे संस्कार दे सकेंगे, अच्छा उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करा सकेंगे, अच्छी उनकी लाइफ बना सकेंगे। और दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है कि जिसके यहाँ सिर्फ बच्चे होना चाहिए, प्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं, उन्हें शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो वोट बैंक के लिए जो है ना जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। तो इससे अगर योगी जी कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, अखिलेश जी सिर्फ उसमें अपना वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि हो रही, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी ने जब भी बात करी है देश हित में, प्रदेश हित में बात नहीं करते, तो सिर्फ एक समुदाय को खुश करने वाली बात करते हैं। जिस तरह से आज स्टेटमेंट दिया, देखिए क्या था। ये आरोप लगता है ना, सुनिए एक मिनट कैप्टन साहब, ये आरोप लगता है ना कि आप लोग मुस्लिमों के खिलाफ बात करते हो, समाजवादी पार्टी वाले मुस्लिमों के पक्ष में बात करते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से अपने लाइन लेंथ पर चल रहे हो। तो समाजवादी पार्टी भी वही काम कर रही है जिसको करना चाहिए, आप लोग भी वही काम कर रहे हो जिसको करना चाहिए। मेरा सवाल है कि इस बढ़ती जनसंख्या की चिंता अगर है, वाकई में चिंता है, तो फिर मैं तो हर पार्टी को यहाँ पर खड़ा करूँगा कटघरे में कि कांग्रेस पार्टी का भी एक प्लान था जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, लेकिन किस तरह से मेसअप हुआ पूरा मामला पूरी दुनिया जानती है।
आप लोग जनसंख्या कानून लाने की बात कई सालों से कर रहे हो, लेकिन ला नहीं पा रहे हो, है ना। उससे पहले बयानबाजी खूब हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि बयानबाजी क्यों, क्या ज़रूरत थी किसी को, जनसंख्या नियंत्रण हम कैसे करेंगे और कहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, आप करो ना, कानून लागू क्यों नहीं कर रहे हो, कानून लागू करो। इसके बाद बयानबाजी, इसके बाद अगर चीज़ें ज़मीन पर नहीं दिखेगी तो बयानबाजी की ज़रूरत है। कैप्टन साहब। बिल्कुल बिल्कुल गौरी शंकर जी, आपने देखा होगा, हमने तो कोई भी अगर कानून लेके आते हैं तो ये कहते हैं कि पहले कोई चर्चा नहीं हुई, किसी को बताया नहीं है, तो इसलिए चर्चा भी इनके हिसाब से हो रही है। कानून तो हम लेके ही आएंगे, और इस कानून में ये नहीं है कि किसी एक जाति धर्म के लिए कानून होगा। ये जितने भी भारतवासी है ये सबको जो है ना कानून फॉलो करेगा। नहीं तो क्या जरूरत पड़ गई अब्बास, है ना, मुख्तार अब्बास नकवी को कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि बढ़ती जनसंख्या जाति और धर्म से, इसको मजहब से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब मुद्दा भी नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कहने की उनको क्यों ज़रूरत पड़ गई? ये आप लोग पहले ही इस तरह की बात नहीं उठाते? क्यों नहीं कहना की जरूरत है? आज देश में जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा है, इस पर सरकारें चर्चा भी न करे, बात भी न करे। ये सही है, लेकिन कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैडम बहुत हंस रही है, पहला थोड़ा इनको बुलवाओ, बहुत हंस रही है, इन्हें बहुत हंसी आ रही है। अरे यार हंसने भी नहीं, अरे ये मैडम इनको बुलवाओ। चलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ कैप्टन साहब, थोड़ी देर में आता हूँ, कोई बोल रहा है तो हंसते नहीं है। हाँ, थोड़ी देर में रोने लगे कोई। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आपकी समझदारी दिखाई दे रही है। एक मिनट कैप्टन साहब, एक मिनट कैप्टन साहब, किस समुदाय से आती है, कौन सी समझदारी से आती है, वो दिखाई दे रहा है। जब कोई चर्चा कर रहा है, एक मिनट कैप्टन साहब आप भी समझदारी नहीं दिखा रहे हो। एक मिनट रुके ना, कह रहे हैं बोलने के लिए, दो थोड़ा शांत रहिए। दो हमारे पास इस वक्त और जुड़े हैं। आप इनको टोकना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में हंस रही है। अरे यार बकवास मत करो, हंसने भी नहीं दो लोगों को। अभी एक मिनट कैप्टन साहब, अभी मैंने दर्शकों को उनसे रूबरू भी नहीं करवाने तो दीजिए, तब टोका टोकी कर लेंगे। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है सर आपका। सुधा मिश्रा जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुधा जी आपके पास ही आ रहा हूँ, सबसे अंतिम में अरविंद विद्रोही जी के पास में आऊँगा। एक अलग तरह का एनालिसिस मेरे को चाहिए। आप लोग ये बताइए कि कांग्रेस बढ़ती जनसंख्या को लेकर अगर शुरुआत में ही अगर कुछ, है ना, बहुत ठोस अगर किसी रणनीति के साथ काम कर रही होती तो ये स्थिति तो नहीं बनता कि 2023 में हम लोग दुनिया की सबसे विशालकाय जनसंख्या वाला देश बनने वाले हैं। आप लोगों की पॉलिसी में बहुत ही बड़ा लूफहोल्स था, ज़बरदस्ती चीज़ें लागू करना, धर्म विशेष और मजहब, खास मजहब को छोड़ देना, है ना, उस पर चीज़ें नहीं लागू करवाना, ये सब आरोप लगते रहे हैं आप लोगों के ऊपर। इसका क्लैरिफिकेशन आप लोग को देना चाहिए, तभी सवाल उठाने का हक भी बनता है आप लोग को। नया जनसंख्या कानून जो आ रहा है, बताइए सुधा जी। गौशंकर जी, सबसे पहले कैप्टन सर को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। ये जब भी बैठते हैं किसी भी डिबेट में तो ये कितने गुस्से में होते हैं, पता नहीं। अपने आचरण ठीक करिए, अपने आचरण ठीक करिए, आपने आचरण ठीक करके आगे तकलीफ ये है। जब मैं बात कर रहा था, अभी समाजवादी के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं हूँ, और जब मैं बोल रहा था तो आप सुधा जी यही संस्कार है जो सवाल है उस पर। कोई अगर मुस्लिम चर्चा कर रहा है तो आप बीच में हंसते हैं, ये संस्कार लेके आती हो, यही कांग्रेस के संस्कार है। अपने संस्कारों को देखिए, आप मेरे संस्कार, तुम्हारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट कैप्टन साहब थोड़ा डिट्रैक्ट हम लोग हो जाएं, रुके ना, थोड़ा अच्छी चर्चा हम लोग कर लेंगे। सुधा मिश्रा जी, गौरी शंकर जी, भारतीय समाज और सभ्यता में नारी के अपमान की छूट नहीं है। मैं इस तरह की बात नहीं कहता हूँ। ये जो सादगी सूचना का कह रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूँ। ये उत्तर भारतीय संस्था संस्कृत और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह की जिंदगी से सीखने। अरे क्या बात कर रहे हो, योगी आदित्यनाथ की जिंदगी से सीखने, इस तरह से कौन करोगे? एक मिनट सर, देखिए पर्सनल मत होइए भाई साहब,
भाई साहब एक मिनट कैप्टन साहब थोड़ा सा रुकिए। अरविंद जी थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा आप भी रुकिए थोड़ा सा अरविंद जी थोड़ा सा रुकिए सर, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। देखिए पर्सनल होने के लिए मैं डिबेट नहीं करता। मैं सुधा मिश्रा के पास आ रहा हूँ। सुधा मिश्रा बस मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल पर आइए। ऐसी क्या वजह रही? गौरीशंकर जी, सबसे पहले मैं आपके इस सम्मानित मंच पे अगर आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी अधिकार है मेरे संस्कारों पे, मेरे आचरण पे प्रश्न करने का। सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह कोई बात कर रहा है तो आप उसके लिए रोकें। ये जिस तरह जैसे तुम तड़ा करके बात कर रहे हैं, मेरे आचरण की बात कर रहे हैं, मेरे संस्कार बात कर रहे हैं, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है कि कोई व्यक्ति, मैं इनकी झूठी बातों पर हंस रही थी और ये अधिकार इनमें से छीन नहीं सकते हैं। इतना सच बोलने वाली हो, अभी पता चल जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब बोलने का मौका आप देंगे तब ना, बोलने का मौका आप सुधा जी को देंगे तभी तो। आप तो अभी लगातार बोले जा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं, मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पर्सनल है ना, टीका टिप्पणी का ये मंच नहीं है और हर लोगों को है ना अपनी मर्यादा का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन सुधा जी चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे इसका जवाब चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर सब कुछ सही तरीके से कर दी होती है ना, नीतियों के निर्धारण से लेकर है ना ज़मीन पर उतारने की रणनीति को लेकर, तो क्या आज 2023 में जो एक है ना एक बड़ी चिंता आ रही है पूरी दुनिया के लिए, कह लीजिए भारत के लिए तो है, पूरी दुनिया के लिए कि सबसे अधिक जनसंख्या हमारे पास होगा, कई तरह की बयानबाजियां बीच में आ रही हैं। क्या नहीं लगता है कि बहुत बड़ा लूफोल्स पहले से ही शुरू किया गया? जनसंख्या को लेकर चिंता ही नहीं थी किसी को, किसी को फिक्र ही नहीं रहा। कैसे नहीं थी? मैं बचपन में जब हम समाजशास्त्र पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, जब मैं अपने आज 20 साल पहले की बात करूं, 18 साल पहले की बात करूं, तब से ये चीजें हो रही हैं और ऐसा नहीं सरकारें इससे काम नहीं कर रही हैं। परिवार नियोजन जब इंदिरा गांधी जी लाती हैं, उस वक्त हम दो हमारे दो करके जिस तरह से हम देश की स्वतंत्रता के बाद जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पहले उन चीजों पे काम करना स्टार्ट हुआ। हमने देश को एक जगह लाके खड़ा किया, उसके बीच में एक कार्य शुरू किया गया, जनसंख्या नियंत्रण की चीजें शुरू की गई। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से देश में सारे काम। सुधा जी आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई। शायद मैं थोड़ी देर के बाद आ पाऊंगा आपके पास। समय आता हूं अरविंद विद्रोही जी के पास में आ रहा हूं। विद्रोही जी एक बात बताएं, क्या जरूरी है सर, क्या ये बयानबाजी, बीजेपी की बयानबाजी है ना, कांग्रेस वालों की बयानबाजी, समाजवादी पार्टी की अलग अलग जितने नेता उतनी बयानबाजी, जनसंख्या की चिंता तो मुझे किसी के अंदर दिख नहीं रही है। जनसंख्या पर भी सियासत होगी तो बड़ी हैरानी की बात है। अरविंद विद्रोही जी देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में मैं ये बात कहता हूं तो राजनीतिक दलों के बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में हर बात पर राजनीति होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। हर बात पर राजनीति होगी। और अगर आप भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखें तो जो जनसंख्या की वृद्धि पर सभी चिंतित रहे हैं, लेकिन जब जिसका नंबर आया है तब उसने जनसंख्या वृद्धि के उपायों पर जो रोक शुरू हुई या नियम दिखाकर बनाने लगा है, एक राजनीतिक दल ने बनाया तो दूसरे ने उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया या बोला, पहली बात तो ये दोहरा आचरण राजनीतिक दलों का डेमोक्रेसी में भारत के जनमन को, जनहित को चोट पहुंचाता आ रहा है। इसलिए मैं लगातार, जब से ये 2019 में भी बात उठी थी, फिर उठ रही है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारत की चुनी हुई सरकारों को कड़ा निर्णय, कड़ा निर्देश, कड़ी नीति भारत की आने वाली पीढ़ी की तकदीर को ठीक करने के लिए बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर भारत के संविधान से ऊपर भारत के चुने हुए प्रतिनिधि धार्मिक आधार पर बात करते हैं तो दूसरे समुदाय को भी पूरा हक अपने आप मिलेगा कि हम धार्मिक आधार पर बात करें। अब अच्छा है क्या कि नीति बनाने के लिए हम कौन से कार्यक्रम समझेंगे? मैं चुनौती दे रहा हूं फिर राजनीतिक दलों को, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, आप मिश्रित आबादी का कोई नगर पालिका, कोई जिला चयनित कर लीजिए और उसमें एक पीढ़ी पहले, जैसे मैं हूं तो मेरे पिताजी और की कितनी संतानें थी और उनकी संतानों की कितनी संतानें हैं। अब उसमें हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इनके में
जनसंख्या में, मतलब फादर से लड़के, फिर हमारे लड़कों में कितना चेंज आया है, और मुस्लिम कम्युनिटी में जो अशरफ कहे जाते हैं, पसमानदा कहे जाते हैं, मेहनत कैसे, उसमें कितना फर्क आया है। आप इसको ग्राउंड पर डाटा इकट्ठा करिए, हर चीज में डाटा कुछ मेहनत करिए। और आप जो बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि होती, तो माफ करिए, मैं चुनौती देता हूं कि किसी भी आप अपने अपने जनपद का बताइए और वहां का मैं बताऊंगा कि किन बिंदुओं पर आप डाटा इकट्ठा कराइए, आप बूथ के कार्यकर्ता आपके पास हों तो, और एक समाज सेवा और अपनी राजनीतिक ज्ञान वृद्धि के लिए, तो आप पाएंगे कि आज गांव में भी लोगों ने अपने आप जागरूकता और अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए जब लड़कियां पढ़ने लगी तो उन्होंने अपने आप जनसंख्या नियंत्रण के सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को अपनाया। देखिए, एक और भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक त्रासदी वाला पहलू है कि दो लोगों पर कभी भी कोई आरोप लगा देता है, एक तो स्त्री पर और दूसरा पत्रकारों पर। ये रुकना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता, अभी मैं इनसे पहले शायद मैं डिबेट में भी नहीं रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरा जन्म ही मां के कोख से हुआ, तो ये मेरी आदत है कि मुझको कुछ कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन आप मतलब हंसने पर रोक मुझे नहीं लगता है कि किसी नेता ने मुस्कुरा करके, योगी जी भी मुझे जवाब देते हैं, न विश्वास हो तो आप उनके बहुत से देख लीजिए। सही बात है। मुझे ये हो क्या रहा है राजनीतिक दलों के पक्ष, कोई किसी के ऊपर हंसता नहीं है कैप्टन साहब, छोड़ेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे मूड में लीजिए, इसको बहुत दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। और सुधा जी डिबेट में लगातार आती रही है और बहुत बढ़िया प्रवक्ता है वो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड को बहुत बेहतरीन तरीके से रखती हैं। बुरा नहीं है, मतलब जब चर्चा डिबेट चल रही है और उसके बीच में हमेशा होता है सर, हमेशा। कई बार नवीन दुबे जी हमारी डिबेट को छोड़ के भाग गए, है ना, बोलने नहीं दे रहे थे और फिर मैंने टोका तो वो नाराज होकर के चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल कुछ मामला होता है, इसमें कुछ नहीं। मैं छोटा सा एक ब्रेक लूंगा सर, ब्रेक के बाद आएंगे सुधा मिश्रा जी के पास, क्योंकि उनसे बातचीत हमारी नहीं हो पाई। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। पूरे देश को है जनसंख्या कानून की जरूरत। ये अलग बात है कि अलग अलग प्रदेश की तरफ से एक अलग इनिशिएटिव लेने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा ड्राफ्ट तैयार है, सुझाव ले लिए गए हैं, कब कानून लागू होगा तारीख पता नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही ज़रूरत है जनसंख्या कानून की, या फिर पूरे देश में इसे लागू किए जाने की ज़रूरत है? सख्ती ना सही, लेकिन अवेयरनेस फैला करके जनसंख्या कानून के ढेर सारे फायदे अपनी जनता से निकलवाए जा सकते हैं। इस पर वैसे सियासत अगर देखा जाए तो केंद्रीय सियासत हो रही है, लेकिन इस सियासत की जड़ में सबसे बड़ा जो फसाद है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी जो इसकी वजह है, वो है अलग अलग बयानबाजी। तो बयानबाजी से बचने की ज़रूरत है, बल्कि काम करने की ज़रूरत है। जनसंख्या पर भी राजनीति होगी तो फिर बताइए देश का क्या होगा। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सुधा मिश्रा जी के पास मैं आना चाहूँगा। एक मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर के बाद और हो सकता है जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी आऊँगा। सुधा मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है। चलिए, मैं एक बार फिर से कैप्टन साहब के पास आता हूँ। कैप्टन साहब, एक बात बताएं, क्या उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या कानून की ज़रूरत है? चूँकि आपके एक बड़े नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाकायदा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने बड़ा मोर्चा खोल रखा था। तो पूरे देश में जनसंख्या कानून लागू करने को लेकर सरकार की क्या मंशा है? क्या आप लोग प्रयोग के तौर पर पहले प्रदेश लेवल पर शुरू करेंगे, या फिर इसका एक अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए सरकार की तरफ से जनसंख्या कंट्रोल के लिए? बताइए सर। कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं? कैप्टन साहब से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरविंद विद्रोही जी के पास में आऊंगा। विद्रोही जी सुन पा रहे हैं सर? आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। विद्रोही जी, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या कुछ और प्रदेशों में है ना लागू करने की कोशिश हो रही है? मुझे थोड़ा जानना है सर इस पर। राजनीति की ही बात करें तो इस पर तो राजनीति पूरे देश भर में हो रही थी। गिरिराज जी तो जहां जाते थे वहीं पर जनसंख्या की बात करते थे, फिर अचानक क्या हो गया है? हाँ, ये आश्चर्यजनक है। इसमें मुझे लगता है आपको एक कि प्रमुख मुद्दों पर उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी इस मुद्दे के भी रोल मॉडल बनेंगे, जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से उनकी ख्याति हुई कानून व्यवस्था अपराध पर नियंत्रण के। फिर मुझे लगता है, या तो फिर अगर इसको यही फिर तो
पॉलिसी बनाने में भी वो लीड करेंगे जनसंख्या नियंत्रण पर, कि सबसे पहले उन्होंने बनाई। तो या तो ये बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन इसको जैसे मांग हो रही है, सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि इसकी कानून बनाने पर चर्चा होनी चाहिए। तो मैं कई कानूनों पर ये कह चुका हूं कि हमारे पास ये राइट है संवैधानिक कि हम किसी भी विषय पर, सरकार बना रही हो या ना बना रही हो, नागरिक से वो मांगते भी हैं डिपार्टमेंट, लेकिन हम पहले ही एक प्रस्ताव बना दे सकते हैं कि ये जो एक मामला है, एक जो समस्या है हमारे देश की सामाजिक या कानूनी, इसको ऐसे ऐसे कानून को बनाना चाहिए। उसको हम पीएमओ को, गृह मंत्रालय को या संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को भेज सकते हैं। दरअसल हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझा करके जनता के हित के कामों को होने नहीं देना चाहते। लेकिन मैं सर बड़ा मैं जब ये पूरा जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट जब तैयार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, मेरे जहन में उसी वक्त ये सवाल आया था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इस तरह का इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा, जबकि राजनीति तो पिछले 7-8 साल से इसकी राजनीति गिरिराज सिंह सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो पूरे देश की बात करते थे। फिर क्या हुआ, क्या प्रयोग के तौर पर इसे लागू किया जाएगा? और हर चीज़ में अगर प्रयोग होगा, हर चीज़ में प्रयोग होगा, तो फिर आपकी मंशा थोड़ी सी कमज़ोर भी नज़र आती है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैं सुधा जी के पास एक बार फिर से आना चाह रहा हूँ। सुधा जी, सुन पा रही हैं आप? सुधा जी, आवाज़ नहीं आ रही है। कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं आप? जी कैप्टन साहब एक बात बताएं सर, क्यों ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस हो रहा है जनसंख्या कानून को लेकर, जबकि जनसंख्या को लेकर अगर राजनीति की ही बात करें, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि आप लोग इस पर बहुत चिंता जाहिर करते रहें, राजनीति हटा दीजिए, चिंता जाहिर करते रहें। आपके गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री इस वक्त हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े बयान आते रहे हैं। मैं धर्म विशेष में जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, बस उनके बयान आते रहें और ऐसा लग रहा था कि जनसंख्या को लेकर चिंता आप लोगों की है। उत्तर प्रदेश में क्या प्रयोग कर रहे हैं, फिर पूरे देश में कब लागू होगा? क्योंकि जनसंख्या तो हर जगह बढ़ रही है सर ना, उत्तर प्रदेश में ही तो सिर्फ नहीं बढ़ रही है। नहीं गौरी शंकर जी, आपने देखा होगा कि हम जनसंख्या के लिए शुरू से ही विचार कर रहे हैं। हर बार हमारी चर्चा हुई भारत के अंदर जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या की बढ़ोतरी होती रहेगी तो हमारे यहाँ कितने भी सरकारें संस्थान सुधारे वो कभी पूरे नहीं हो सकते। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अन्न और भूजल दोनों ही वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर इस तरह से ही पानी को निकाला गया तो आगे चल के पानी भी प्राप्त नहीं होगा। तो सरकार की चिंता वाजिब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो योगी जी चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है कि जिसकी जनसंख्या बहुत बड़े जो महाशक्तिशाली देश है ना, उनके बराबर है। अमेरिका की और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग बराबर है। पाकिस्तान की जनसंख्या हो सकता है उत्तर प्रदेश से भले ही कम हो, और भी ऐसे बहुत से अरब कंट्री के देश हैं जिनकी उत्तर प्रदेश से जनसंख्या कम है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो चर्चा उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए ना। ठीक है सर, ये आपका लॉजिक सही हो सकता। थोड़ा ऑडियो दिक्कत आ रही है सर कैप्टन साहब, चीज़ें ना समझ में ढंग से नहीं आ रही। चलिए, इस वक्त एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, मौलाना साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, धर्मगुरु, उनके पास चलते हैं। मौलाना साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। क्या लगता है सर, जनसंख्या कंट्रोल को लेकर जब सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, कानून बनाने की बात कही जाती है, तो आप लोग खुश होते हैं ना कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, इसका स्वागत किया जाना चाहिए? एजाज साहब, ऐसा है कि एक कानून बन जाए और कानून बनते रहते हैं और कानून बन के रख दिए जाते हैं। मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह कहना है उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम राज्य जो प्रादेशिक सरकारें हैं और भारत सरकार से, कि देखिए बहुत सी समस्याएं हैं और हर समस्या के लिए आप अलग अलग कानून बनाते रहिए। उससे अच्छा यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा कीजिए, आप लोगों के अंदर इल्म की रोशनी, ज्ञान की रोशनी बढ़ाइए। जब रोशनी होगी तो अंधेरा खुद ब खुद छट जाएगा, खत्म हो जाएगा और आदमी को साफ चीज नजर आएगी, सही और गलत समझ में आएगा, झूठ और सच समझ में आएगा। जिस तरीके से दिन में 12 बजे जब सूरज निकला होता है उस वक्त हर चीज साफ साफ नजर आती है, वैसे ही जब इल्म होगा, ज्ञान होगा। तो क्या आपको कोई शिकायत है? एक मिनट एजाज साहब, कोई शिकायत है
कि मुसलमान के बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत है? क्या सरकार की तरफ से शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? इसमें मुसलमान भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं। मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुसलमान तो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैंगे। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए आप, वो अभी तक के पढ़ी हुई है। सच्चर कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी थी वो, मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम अपने भारतीय जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, और अभी भी इसके अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखिए आप लिटरेसी रेट क्या है। मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं करता, लेकिन निशाना साधा जाता है कि एक खास वर्ग, चलिए मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, एक खास वर्ग में जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति ज्यादा है। देखिए, खास वर्ग में जनसंख्या खास जान करके कोई जनसंख्या नहीं बढ़ाता है। और एक जो खास वर्ग जिसकी तरफ आप बात कह रहे हैं, तमाम लोग ये बात मानते हैं। देखिए, इसमें किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, तमाम लोग ये बात मानते हैं। हर धर्म ये बात कहता है कि जो संतान है वो अल्लाह की देन, भगवान, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, इसकी देन होती है। ये किसी के इख्तियार में, हमारे और आपके इख्तियार में नहीं है। आदमी बहुत दौलत रखे रहता है, मगर वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो औलाद से महरूम रहता है। दौलत तो बेपनाह है उसके पास, मगर दौलत औलाद नहीं है। तो ये तो अल्लाह की, भगवान की, गॉड की एक नेमत होती है जो वो अपने बंदों को, इंसानों को देता है। तभी दो से ज्यादा ठीक नहीं है। मतलब भगवान, अल्लाह, जो भी इसमें जोड़ लें, मुझे लगता है कि दो से ज्यादा ठीक नहीं है। हम दो, हमारे दो, हम दो, एक भी चलेगा, लेकिन दो से तीन ठीक नहीं है। बना था पहले इस तरह। चलिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ एजाज जी, सहमत। बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से कही गई। और मैं एक बात मैं भी मानता हूँ इस बात को कि आप शिक्षा के लेवल को मजबूत कीजिए। और मेरा ये दावा है, मैं भी इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि पढ़ा लिखा इंसान को समझ में आता है कि हमारे दो बच्चे हैं तो उसकी परवरिश कैसे होगी। मौलाना एजाज अदर साहिब जी, कह रही एक चीज मैं आपको बहुत पुरानी आपने याद दिला दी है। मैं अपने बचपन में ये देखा करता था, दीवारों पर लिखा रहता था 2 या 3 बच्चे होते हैं हर घर में अच्छे। उसके बाद में हम दो, हमारे दो आया। उस तरीके से धीरे धीरे ये जो आबादी बढ़ती जा रही है तो नारा जो है कमी की तरफ जाता चला जा रहा है। आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है ना एजाज साहब, एक्चुअली बहुत अलार्मिंग है, हम सब के लिए बहुत अलार्मिंग। चलिए आऊंगा सर थोड़ी देर के बाद। देश के लिए अलार्मिंग है और आबादी को कंट्रोल होना चाहिए। सुधा मिश्रा मुझसे बात हो पाएगी? सुधा मिश्रा से मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। सुधा मिश्रा जी के पास नवीन दुबे जी के पास आ रहे हैं। नवीन दुबे जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या को लेकर के आप लोगों की तरफ से, देखिए आप लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जनसंख्या को लेकर के एक पर्टिकुलर प्रदेश में इतना बड़ा स्टेप उठाया जाएगा। आप लोग तो पूरी तरह से ये चीज़ें जो भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार या फिर बीजेपी की सरकार है उसके ऊपर छोड़ देते होंगे, वो लोग जाने क्या करना है जनसंख्या को लेकर। कभी चिंता होती थी मुलायम सिंह यादव को या अखिलेश यादव को, हालांकि अब बयान दे रहे हैं, लेकिन कभी चिंता रहती होगी कि इतनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण कैसे किया जाएगा? गौरीशंकर जी में है जनसंख्या। गौरीशंकर जी, बोलिए सर। हमारी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी निरंतर मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश जी पूर्व 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को, देश को बहुत जमीनी स्तर पर समझा है, वर्क किया है। और सबसे बड़ी विडंबना आज की तारीख में देश के अंदर ये है कि सरकार का एक विभाग, में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देकर कोट करना चाहूंगा, आबकारी विभाग का प्रमोशन करता है, लोगों से कहता है खूब शराब पियो, राजस्व बढ़ता है सरकार का। और दूसरी तरफ वही सरकार एक मद्य निषेध विभाग भी चलाती है, उसमें भी पैसा खर्च करती है, लोगों को ये समझाती है कि शराब मत पियो। आपकी मतलब ये पॉलिसी जो हमारे देश में चल रही है, ये मैं किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ कि आखिर हमारी थॉट प्रोसेस का लेवल क्या है। हम एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो बुराई है, और दूसरी चीज को प्रमोट कर रहे हैं जगाने के लिए कि ये मत करो। अरे भाई, आप एक जो बुरी चीज है उसको बंद कर दो, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं कर सकती है? क्या करें, मद्य निषेध विभाग को खत्म कर दो, राजस्व बढ़ने दीजिए शराब वालों से। यही चीज है आपके परिवार नियोजन में। परिवार नियोजन में सरकार एक प्रसूता को 6,000 रुपए एक डिलीवरी पे अनुदान देती है, पैसा देती है। चलिए ठीक है, मैं उतना लंबा नहीं जाऊंगा दुबे जी, उतना लंबा दुबे जी मैं नहीं जाऊंगा। बस ये बहुत एक यस और नो में आंसर दीजिएगा। जनसंख्या कानून का आप लोग स्वागत करेंगे नहीं करेंगे?
सुविधाएं मिलेगी, जनसंख्या, नहीं मिलेगी। अरे भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं शंकर जी, करते भाई साहब। एक एक मिनट दुबे जी, ऐसे नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बोलिए। जनसंख्या कानून का आप लोग स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? पहले प्रारूप देखना, अगर किसान बिल जैसा आएगा तो जरूर होगा। ड्राफ्ट तो आ गया है, प्रारूप क्या देखना है? ड्राफ्ट तो तैयार है ना, ड्राफ्ट पसंद आया ना? ड्राफ्ट किसान बिल जिस तरीके से सुनते नहीं है भाई साहब, दिक्कत है ना, सुनते नहीं है। तो निश्चित तौर पर सुनिए तो भाई साहब, जो पूछ रहा हूँ उसका ड्राफ्ट है ना तैयार? ड्राफ्ट ही तो है, कानून बनेगा। ड्राफ्ट के सुझाव दिया गया, उसमें आगे पीछे कुछ होगा। बता दें आईसीसी उसके 5 पॉइंट बता दें, ये मेजर पॉइंट है उसके, बता दें। ड्राफ्ट तैयार है तो कहाँ है, किसके साथ सार्वजनिक हुआ है? ड्राफ्ट बन गया है नवीन दुबे, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा विषय को थोड़ा सा गहन कुछ पढ़ के आया करो भाई साहब। चलिए आते हैं, ऐसे नहीं दुबे, ऐसे नहीं, ऐसे आसमानी बात मत कीजिए मेरे साथ, जो है आसमानी बात आसमानी सवाल आपने प्रारूप बना रखा है, पब्लिक के बीच में आएगा तब ड्राफ्ट बना हुआ है, पढ़िए ना भाई साहब। बना हुआ तो कह रहे हो ड्राफ्ट ही नहीं बना। आप भाजपा के नेता प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बता दो उसके 5 मेजर पॉइंट क्या है? 5 पॉइंट बना दीजिए। जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब नहीं। ड्राफ्ट आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया, बताइए ना। अरे साहब ड्राफ्ट है कहाँ जो पसंद और नापसंद की बात आ जाएगी? ड्राफ्ट शेयर कहाँ किया पंजाब ने, कहाँ शेयर किया बता दीजिए। गूगल में टाइप कीजिए। नहीं, गूगल में सरकार का आधिकारिक बयान आता है। अभी सुझाव लिए जा रहे हैं, क्या नवीन दुबे जी आप मेरे को भी बनाते हो। चलिए मैं आ रहा हूँ, सुधा मिश्रा जी के पास आ रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, नहीं भाई साहब ऐसे नहीं, भाई याद बातें मत कीजिए फिर, है ना। जब चीजें नहीं पता है तो बोलिए कि ठीक है नहीं पता। सुधा मिश्रा जी के पास में आ रहा हूँ। सुधा मिश्रा जी एक बात बताइए, ड्राफ्ट आ गया है, ड्राफ्ट है ना, साल भर पहले ही ड्राफ्ट आ गया। अब कानून अमली जामा पहनाया जाएगा, सुझाव लिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट को देखकर, जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून के ड्राफ्ट को देखकर क्या लगता है कि एक्सेप्टेबल है, बहुत ही बढ़िया ड्राफ्ट तैयार है? सुझाव क्या होता है? सुझाव लगभग जनरली मान लेते हैं, भेज देते हैं, फिर वो चीजें लागू हो जाती है, ड्राफ्ट ही कानून बन जाता है। कुछ ज्यादा हेर फेर होता नहीं है, 2 3 4 5 लाइन इधर उधर होता है। सब पसंद है ना आप लोग को, कर देना चाहिए ना जी। 1952 में जब हमने परिवार, भाई साहब नवीन दुबे जी एक मिनट आप बोलने दीजिए, उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला सुधा जी को बोलने दीजिए। गौरीशंकर जी आप जानते होंगे कि भारत में दुनिया का पहला देश था अपना भारत, जिसने 1952 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम शुरू किया था परिवार नियोजन का, वो हमारे देश में शुरू किया गया था। हमारी नीतियां, हमारे नीति निधान तक जो कुछ भी थे वो जनसंख्या के इस रूप को, बढ़ते हुए रूप को ध्यान में रख के किया गया था, और वो चीजें चल रही हैं। 1980 से लेकर अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में जो धीरे धीरे कमी आई है, चूंकि आंकड़े आप लोग के पास पूरे होते हैं, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो आंकड़ों में कमी आई है, जनसंख्या की वृद्धि के जो आंकड़े थे वो 4.5 से होके 2.3 हो गए हैं। हाँ, मतलब आ रही है जी। और प्रजनन दर जो थी वो भी बढ़ के वो आधी पे आ गई है। मतलब चीजें कम हो रही हैं, वो प्रयासों का सार्थक नतीजा है जो कि हो रहा है। यहाँ पे जो बातें हैं कि ड्राफ्ट पसंद आया कि नहीं आया, जाहिर सी बात है जब 1952 से हमने वो बात की कि देश में वो लागू होना चाहिए, इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसमें विरोध या उसके साथ होने का प्रश्न ही नहीं है ना। वो तो हम चाहते ही हैं कि देश की जनसंख्या समाहित हो, समायोजित हो, और पूरे भारतीय लोग जनसंख्या विस्फोट के बम पे न बैठे, वो सब चाहते हैं ये बात। इससे कोई भी इनकार करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं संसाधन कम होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी तो स्थितियां अलग सी पैदा हो सकती हैं। तो क्या सुधा जी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो पर्टिकुलर प्रदेश के लिए अलग ड्राफ्ट तैयार करने की जरूरत नहीं, पूरे देश के लिए आप लोग तैयार करते? बिल्कुल, देश के लिए जो नियम बनते हैं इस तरह के, वो देश के होते हैं, केंद्र सरकारें लाती हैं, राज्य का नहीं होता। ड्राफ्ट भले ही हम कर दें, जनसंख्या विभाग है ना, जनसंख्या विभाग तो विद्रोही जी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना जी। बिल्कुल, अब मैं उसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज गौरीशंकर ध्यान देने की है कि हमारे योगी जी जब मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं, उसी बयान के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि इनके यहाँ एक उच्च पदासीन व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा बहुत सी चीजें इनके पार्टियों में उनके द्वारा जानी जाती हैं, उनका बयान आता है। उसी बयान के विरोध में विपक्षियों ने कुछ नहीं कहा, एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और दूसरा बयान नकवी जी का आया। इसमें किसी विपक्षी का बयान नहीं था। उन्होंने उस बात को कहा कि धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो बहस
मुद्दा है, मैं उस पे आ रही हूँ। बहस का मुद्दा ये नहीं है, हम भारत के लोग, ये जब हम भारत के लोग प्रस्तावना में लिखा है गौरीशंकर जी, उसमें कुछ और इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे खत्म हो, कैसे रोक सकें, क्या क्या उपाय होने चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हर बात हम भारत के लोग किस धर्म, किस जाति, किस मजहब से आते हैं, इस पे लाके खत्म कर देते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है ना सुधा मिश्रा जी, आप तो ऐसे कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही हैं कि 2014 से पहले आप लोग बहुत कैसे आते हो कि बाकी से बहुत खराब है। आप लोग 2014 से पहले एकदम बढ़िया देश चला रही थी, आप लोग 2014 के बाद सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, ऐसा नहीं है ना। देश चलाने वाले चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, लेकिन मुझे भी एक कंप्लेन है। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मुझे एक कंप्लेन है। मैं कैप्टन साहब के पास आता हूँ इस सवाल लेकर, फिर मैं विद्रोही जी के पास जाऊँगा। कैप्टन साहब, मेरी भी एक कंप्लेन है कि आप लोग तमाम वैसे विषय जो केंद्रीय सूची के अंतर्गत विषय आती है, जैसे मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे। अब मुझे ध्यान है, विद्रोही जी से मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद, मुझे ध्यान है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यानी कि एक देश एक कानून, है ना, इसकी राजनीति तो आप लोग, या फिर चिंता, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, इसकी चिंता तो आप लोग मतलब पूरे देश के लिए कर रहे थे। तो फिर ये उत्तराखंड में अचानक ऐसा क्यों हो गया, है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी को ऐसी क्या एकदम जल्दी पड़ी हुई थी कि उन्हीं को लागू करना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उत्तर प्रदेश को भी ऐसी क्या पड़ी थी कि एकदम से लागू करना, एक जनसंख्या कानून ड्राफ्ट तैयार करो, फटाफट लागू कर देंगे। है तो पूरे देश की जरूरत है, तो केंद्रीय सूची में ये सब चीजें आती हैं, ये आप लोगों ने छूट क्यों दे दिया? केंद्रीय सूची में राज्य, है ना, राज्य वाले भी हस्तक्षेप करने लगे। 3 सूची होता है ना सर, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मुझे जहां तक जानकारी, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जनसंख्या और यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला पूरा मामला केंद्रीय सूची के अंतर्गत आना चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग, इसको नहीं मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही थी, चिंता जाहिर कर रही थी, तो केंद्रीय सूची में आनी चाहिए। बताइए सर। बिल्कुल गौरीशंकर जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, मगर इसकी जो है ना जातिगत गणना और जनसंख्या अनुपात, ये प्रांतों से ही आते हैं सेंटर के पास, फिर सेंटर उसके ऊपर विचार करते हैं। भाई साहब आते हैं कैप्टन साहब, मैं आपकी जानकारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, आते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए ना, क्या प्रयोग कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, क्या जनसंख्या कानून पर प्रयोग चल रहा है आप लोग की, सफल रहेगा, पूरे देश में लागू करेंगे, है ना? जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या वो जनसंख्या कानून नहीं लाएगी? ये तो बहुत ही अजीब तरह की स्थिति हो जाएगी देश के अंदर। गौरीशंकर जी, प्रयोग नहीं कर रहे हम, इसके ऊपर जो है ना पूरा होमवर्क कर रहे हैं, हमारा पूरा रोड मैप बना हुआ रखा है, हम तो इसको बहुत जल्दी करने वाले हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या जनसंख्या का, हम इस पे कानून बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो इसकी एक जो है ना अपने अपने स्टेटों से वहाँ के सीएम एक चर्चा के माध्यम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता है। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू मुस्लिमों की और इसकी ये बात करके आते हैं, हमने कभी नहीं करी है। यूपीए सरकार में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने मंच के माध्यम कहा था कि भारत के देश के जितने सरकारी संस्थान हैं, इन पे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। किसने मुस्लिम हिंदू की बात करी थी? हमने तो नहीं कहा है कि हिंदुओं का पहला अधिकार है। हमारे नेता ने तो नेक ही नारा दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ठीक है सर, ठीक है कैप्टन साहब, देखिए सुनिए, मैं 1-2 दिन से बड़ा परेशान हूँ इस बात को लेकर के। मैं विद्रोही जी के पास आ जाता हूँ, थोड़ा सा समय कम है, लेकिन मुझे समझना है थोड़ा ज्यादा। विद्रोही जी, एक बात बताइए सर, अगर उत्तर प्रदेश में किसी इंसान को लगेगा कि भाई 2 ही बच्चे का यहाँ नियम बना हुआ है, और उसका मन कर गया कि नहीं, या हो सकता है कि अचानक गलती से कुछ हो गया, और तो फिर तो 2 या 1 और बच्चे पैदा करने के लिए राजस्थान जैसे प्रदेश में जाना पड़ेगा ना सर। ये तो अजीब तरह का नियम है सर कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून अलग, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, दूसरे प्रदेश बगल वाले को कुछ भी नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये अजीब तरह का सिचुएशन नहीं लग रहा है? ये देश को इस तरह के विषयों पर ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में एक अलग तरह का सियापा जैसा महसूस हो रहा है कि क्या हो रहा है सब चीजें? जी अच्छा,
गौरीशंकर जी कितने मिनट है हमारे पास? 2 मिनट सर, 2 मिनट है 2 सर। मिनट, ठीक। हाँ। अच्छा देखिए, ये मैं पहले कह चुका कि मुझे लग रहा है कि योगी जी का ये जनसंख्या नीति का मॉडल जो है पूरे देश के लिए एक योगी मॉडल, नए हाँ। योगी मॉडल के जैसे कानून व्यवस्था पर बुलडोजर, उस तरह से ये मॉडल के रूप में तैयार होगा, ऐसा मेरा अभी अनुमान है। और राजनीति में अनुमान, चर्चा पर्चा और खर्चा का बड़ा विशेष स्थान है, सोशलिस्ट मूवमेंट में यह चीज कही जाती है। अच्छा देखिए, मैं इसलिए पूछा कितने मिनट। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं नवीन भाई को कि मद्य निषेध विभाग शराब पीने से नहीं रोकता है। मद्य निषेध विभाग ये कहता है कि भैया जो सरकार शराब बिचवा रही है, किसी की भी सरकार हो, वहां से खरीद के पियो। और कुटीर उद्योग के रूप में जो घर में आपको बनाना भी आता है, आप जहरीली भी नहीं बनाओगे, उसको मत पियो। मतलब आप कोई नुकसानदेह चीज पी सकते हैं, लेकिन उससे राजस्व बटोरा जाए, और सारी सरकारें ये करती हैं, कोई एक पार्टी की नहीं, ये हमारा संविधान में एक छुट्टी है, एक ये है। तो मद्य निषेध विभाग इसलिए नहीं है कि हमको शराब पीने मना करे, हम घर में शराब बना के नहीं पी सकते हैं, हम महुआ की शराब नहीं बना सकते हैं। ऑथराइज्ड, मतलब वो ऑथराइज माने यही है कि बस सरकार बेचे, हम अपना मेहनत से कमाई, अगर शराब भी पीना हो ना पिए तो ज्यादा अच्छा। सरकार के माध्यम शराब से पीना कौन घर में। अच्छा दूसरा देखिए, हम संवैधानिक अपनी चुनी सरकारों से हम राजनीतिक रास्ता कहते हैं। जब कोई ये कहता है ना कि कोई धर्म नहीं सिखाता, मजहब और शिक्षा पर क्यों दोष देते हैं भाई? धार्मिक लोग तो पाखंडी बन गए हैं। जब हमारे सनातन में माँ सरस्वती हैं, चित्रगुप्त जी महाराज हैं, जिन्होंने जो शिक्षा के प्रतीक हैं, हमारा हिंदू सनातन समाज अगर शिक्षित नहीं हो पा रहा है तो राजनीतिक व्यवस्था क्या करे? और इस्लाम की हम बात करें, इस्लाम में तो पहला डॉट है कि इल्म हासिल करो। आप अल्लाह के हुक्म को, अपने नबी के हुक्म को नहीं मांग रहे हैं, तो मोदी, योगी, राहुल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी क्या करें? अरे भाई देखिए, धर्म के आधार पर बात करिए तो मेरा जैसा आदमी पाखंड नहीं बर्दाश्त करता। जो धार्मिक है वो माँ सरस्वती और अपने रसूल को याद करके पहले इल्म हासिल करे। और सबसे बुरी बात सर क्या है पता है? दुनिया भी बिल्कुल सर, मैं सहमत। सबसे बुरी बात है सर कि जब पाखंडी लोग धर्म का ज्ञान देने लगते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब पाखंडी लोग धर्म का ज्ञान देने लगे तो पाखंड छोड़ने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़मीन पर उतर कर काम करने की ज़रूरत है। और इस पर जनसंख्या नियंत्रण वाले मसले पर जो भी बयानबाजी कर रहा है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके बारे में मान कर चलिए कि बढ़ती जनसंख्या की उनको चिंता नहीं है। वो बस राजनीति देख रहे हैं, सियासत देख रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या की चिंता हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक लोगों को होना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगले साल हम लोग चीन से आगे निकल जाएंगे। बहुत ही शर्म की बात है। हमारे पास संसाधन कम है ना? इस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे काम चलेगा? बहुत ही चिंता रखने की ज़रूरत है, बहुत ही प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और राजनीति छोड़िए, कुछ काम कीजिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। प्रयोग को छोड़िए, पूरे देश भर में इसको लागू करने की ज़रूरत है। आप सभी यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।